बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ से एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ था, इसलिए वो चाहती थी कि मैं पागलों की डॉक्टर बनूं और मुफ्त में सबका इलाज करूं। जब मैं डॉक्टर बन गई तो माँ मुझसे खास दवाएं लेकर जाती और कहती कि किसी की मदद करनी है, पर वो दवाएं तो किसी खास मकसद के लिए होती थी। एक दिन अम्मा को दवाएं बदल कर दे दी और उस दिन रात 3 बजे घर का दरवाजा बजा और मोहल्ले वाले मुझे घसीटते हुए एक मकान में ले गए। और ये देखते ही मेरी रूह लरस गई कि मेरी माँ वहाँ 3 पागल मर्दों। मेरा नाम हानिया है। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है। हम और चचा एक ही घर में रहते थे। हमारे चचा के 3 बच्चे थे। घर में जो भी बात होती या कोई अहम मसला होता तो चचा अब्बा के मशवरे के बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। पर वहीं मेरी अम्मा का मिजाज सबसे मुख्तलिफ था। कई बार अब्बा को कहते सुना था, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम बदल जाओ, पर मैं तुमसे अपने प्यार का सिला भी मांगू तो बदले में चिंगारियां ही मेरी झोली में डालोगी, जिससे मैं मजीद जख्मी हो जाऊंगा। अम्मा कहती, किसने कहा था आपसे कि मुझसे शादी करें? अब अपने एहसान का बदला मांग रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं एहसान का बदला नहीं मांग रहा, बस ये चाहता हूँ कि तुम भी सबको दिल से कबूल कर लो, सबको अपना समझो, दूसरों के किए की सजा खुद को और हमें मत दो। पर अम्मा कोई जवाब नहीं देती थी। अक्सर अब्बा परेशान रहते थे, पर किसी से कुछ नहीं कहते थे। मेरे अब्बा और चचा की तरफ से कभी कोई सख्ती देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे अब्बा ने एक हुक्म सादिर कर दिया कि हमारे घर की बेटियां अब बड़ी हो रही हैं, इसलिए वो कहीं भी अकेले आए जाएंगी नहीं, और जब भी घर से किसी काम से बाहर निकले तो खास तौर पर चादर ओढ़ कर निकलेंगी। मैं हर बात एक दफा कहता हूँ, इसलिए ये बात दूसरी बार कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी कजन निमरा, जो चचा की बेटी थी, उसने कहा, खुद सोचो, अभी हमारी उम्र ही क्या है और मेरी स्कूल की सभी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी। ये सब बातें चची ने सुन ली। चची ने हमें डांटना शुरू कर दिया और मेरी कजन से कहा कि तुम्हारे ताया ने अगर अभी से तुम लोगों पर कोई सख्ती न की तो कल को तुम उनकी किसी बात पर अमल नहीं करोगी। मेरी कजन निमरा ने चची से कहा, अम्मा, क्या मैं आपकी सगी बेटी हूँ? चची ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अब इस बात का क्या मतलब है? उसने कहा, आप जिस तरह के जुल्म मुझ पर करती हैं, इससे मुझे लगता है कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। भला माएँ ऐसी होती हैं? निमरा बात करके रुकी नहीं, बल्कि छत से नीचे भाग गई। चची वहीं खड़ी उसे कह रही थी, मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं तुम बहन भाइयों पर, जो माँ को जालिम कह रही हो? मैंने कहा, चची आप गुस्सा न करें, आप तो जानती हैं उसकी आदत है। चची ने मेरे पास बैठते हुए कहा, हानिया बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी सी उम्र में भी बहुत समझदार हो। तुम जानती हो कि निमरा कम अकल है। वो नहीं जानती कि उसके ताया जो कुछ कर रहे हैं वो तुम सबकी भलाई के लिए है। इसीलिए मेरी नालायक बेटी को भी कुछ समझाया करो। हमारे घर के मर्द जो हमारे सरबराह हैं, जिनके दम से हम सर उठाकर चलते हैं, तुम्हारे ताया और चचा की मोहल्ले में इतनी इज्जत है कि किसी की हिम्मत नहीं कि तुम लोगों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। तुम इज्जतदार घराने की बेटियां हो। तुम सबको इस तरह संभल कर चलना चाहिए कि तुम्हारे बाबा और चचा की तरबियत पर कोई उंगली ना उठाए। मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो इतने मुखलिस और ख्याल रखने वाले रिश्तों से मेरे रब ने मुझे नवाजा था। दोनों लगोगी। मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो इतने मुखलिस और ख्याल रखने वाले रिश्तों से मेरे रब ने मुझे नवाजा था। चचा ने अपने बड़े बेटे ताहिर भाई का रिश्ता खानदान में तय कर दिया था। ताहिर भाई ने कभी मुझ में और निबरा में फर्क नहीं किया था। वो मेरे भी भाई थे, क्योंकि मैं इकलौती बहन थी, कोई बहन भाई नहीं था, इसीलिए ताहिर भाई को ही अपना भाई समझती थी। वो भी मुझे बहन की तरह ही इज्जत देते और मेरा ख्याल रखते। ताहिर भाई की शादी थी, हम सभी बहुत खुश थे, मगर हम में से कोई भी नहीं जानता था कि ये खुशियां बहुत थोड़े दिन की मेहमान हैं। एक दिन अब्बा जमीनों पर गए हुए थे। वहां पर किसी से उनका झगड़ा हो गया। उन्होंने अब्बा पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से अब्बा की जान चली गई। कहाँ थोड़े दिन पहले घर में खुशी का माहौल था और कहाँ आज पूरा घर और मोहल्ला सोगवार था। हम सब पर अब्बा की वफात का इतना गहरा असर हुआ था कि मेरे अब्बा मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए हैं। इस बात का अभी तक दिल को यकीन नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों हमारे माँ बाप हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले जाते हैं। निमरा हर वक्त मेरे पास रहती, मुझसे बातें करती, मुझे हंसाने की कोशिश करती, लेकिन मैं अब्बा की तस्वीर गले से लगाए बैठी रहती। बाप एक साहिबान होता है, ऐसा साहिबान जिसके साय में एक तहफ्फुज का एहसास होता है, लेकिन मुझसे मेरा साहिबान उन दुश्मनों ने छीन लिया था। मेरे अब्बा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। जिन लोगों ने अब्बा को मारा था उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। चचा और ताहिर भाई ने उन दुश्मनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वो रोज थाने और कचहरियों के चक्कर लगाते, मगर कुछ न हो सका।
सारा खेल पैसों का था। अब्बा के दुश्मनों ने हर जगह पैसा देकर केस भी बंद करवा दिया। कानून मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें सिर्फ कमजोर फंसते हैं और ताकतवर इस जाले को तोड़कर निकल जाते हैं। ये है हमारा सिस्टम, जो पैसे से शुरू होकर पैसे पर ही खत्म होता है। हमें इंसाफ न मिल सका। चचा और ताहिर भाई ने बहुत कोशिश की, मगर ना अब्बा की मौत का बदला ले सके और ना जमीन छुड़वा सके। वो भी क्या करते, जो कुछ पास था वो सब केस और मुकदमों पर खर्च हो गया था। अम्मा अचानक से नौकरी करने लगी थी और एक दिन अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए ज्यादा काम कर रही हूँ। तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अम्मा का रवैया कुछ अजीब सा था। अम्मा ने कहा, मैं इस घर से तुम्हारे अब्बा का हिस्सा लूंगी, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा, अम्मा आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? मैं अपने अब्बा का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरे अब्बा की यादें बसी हैं। चचा लोगों के साथ हमारा कितना अच्छा वक्त गुजरा है। उनकी मोहब्बत और खुलूस का ये सिला देंगी? अम्मा ने कहा, तुम क्या सोचती हो, क्या समझती हो? मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा इतना कहकर चली गई। अम्मा हमेशा से खुद परस्त औरत थी, जो हमेशा अपना सोचती थी। अब्बा से भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा ही रहता था, पर अम्मा के मुकाबले में चची नर्म मिजाज और बर्दाश्त वाली थी। अब्बा के जाने के बाद अम्मा अब अपनी मनमानी करने लगी थी। मुझे एक ही परेशानी थी कि कहीं अम्मा चचा से घर के हिस्से की बात न कर दें। चचा, चाची, ताहिर भाई, निमरा सब क्या सोचेंगे कि हम माँ बेटी कितनी मतलब परस्त हैं, जो अब्बा के जाते ही घर के बंटवारे की बातें करने लगी। मैं कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अम्मा को रोकना होगा। मैं अम्मा के पीछे गई, जो चचा का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा कमरे में चलें, मुझे आपसे बात करनी है। चची सामने किचन में थी। मुझे इस तरह धीमी आवाज में अम्मा से बात करते हुए देखकर चची भी वहीं हमारी तरफ आ गई। मैंने कहा, अम्मा मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी कसम आप कोई बात नहीं करेंगी। अम्मा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और खड़े होते हुए कहा, अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो, मैं जो कह चुकी हूँ वो होकर रहेगा। इससे न तुम मुझे रोक सकती हो और न कोई और। अम्मा अपनी बात पर कायम थी। वो किसी सूरत मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। चची ने कहा, हानिया बेटा क्या बात है, भाभी गुस्से में क्यों है, क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा, नहीं चची ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे ही अम्मा अब्बा के जाने के बाद इस तरह गुस्से में रहने लगी है। उसी वक्त चचा भी घर आ गए। मैं अपने कमरे में चली गई। मैं दुआ मांग रही थी कि किसी तरह अम्मा चचा से बात न कर सके और घर के हिस्से वाली बात अम्मा के दिमाग से निकल जाए। कुछ दिन तो आराम से गुजर गए। चचा दूसरे शहर किसी काम से गए हुए थे, इसीलिए अम्मा भी खामोश थी। अम्मा खुद भी काम करती थी। एक दिन मैंने कहा, अम्मा जब आप नौकरी कर रही हैं फिर घर के हिस्से की क्या जरूरत है? लेकिन अम्मा ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अम्मा का रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता था, जबकि चची इतने प्यार और अपनायत से मुझसे बात करती थी। मैं परेशान हूँ या खुश, वो मेरा चेहरा देखकर समझ जाती थी। चचा का छोटा बेटा अशर, जो काफी अरसे से बैरून मुल्क काम करने के लिए गया हुआ था, चचा ने अब उसे वापस आने का कहा था। चचा बहुत कमजोर हो गए थे। अब्बा के जाने के बाद चचा बहुत चुप चुप रहते थे। चचा को देखकर लगता ही नहीं था कि ये मेरे वही चचा हैं जिनके हंसने की आवाज इस घर में गूंजती थी। वक्त और हालात ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कितने अच्छे थे वो दिन, जब सब एक साथ बैठकर बातें करते और हंसते थे। चचा घर पर होते तो अपने कमरे में रहते, पहले की तरह किसी के पास आकर नहीं बैठते थे। चचा जब शहर से घर वापस आए तो सब मिलकर सीधे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मैं चचा के कमरे में गई। चचा आंखें बंद किए कुर्सी पर बैठे थे। मैं उन्हें देखकर वापस लौटने लगी जब चचा ने कहा, हानिया बेटा क्या हुआ, वापस क्यों जा रही हो? मैंने कहा, चचा मैंने सोचा कि आप थके हुए इसीलिए वापस जाने लगी थी। चचा ने उठते हुए कहा, बाप जब अपनी औलाद को देख ले तो उसकी थकन तो वैसे ही उतर जाती है। खैर तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने कहा, सब ठीक है चचा, सब ठीक है। चचा ने कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे बताना। मैंने कहा, चाचा आप ठीक तो हैं? जब से अब्बा हमें छोड़कर दुनिया से गए हैं आप इसी तरह अपने कमरे में बंद होकर रह गए, ना पहले की तरह सबके बीच में आकर बैठते हैं न कोई बात करते हैं। चचा ने मेरी तरफ देखकर कहा, हानिया बेटी सच कहूँ तो जब से भाई साहब का इंतकाल हुआ है मैं अंदर से टूट कर रह गया हूँ। वो मेरे भाई ही नहीं बल्कि मेरे बाप की तरह थे। उनके होते हुए मैं कभी इस तरह की उलझनों में नहीं फंसा था। भाई साहब ने मुझे बाप बनकर पाला, हर मौके पर मेरे साथ रहे। उनके जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। अब वो पहले जैसी खुशी और सुकून नहीं रहा। उसी वक्त अम्मा भी वहीं आ गई। चचा की आंखों में आंसू थे। अम्मा के आते ही चचा आंखें साफ करते हुए खड़े हो गए और नजरें झुकाकर अम्मा से कहा, जी भाभी क्या बात है,
आप गुस्से में लग रही हैं। अम्मा ने कहा, मुझे बात को घुमा फिरा कर करना नहीं आता। मैं दो टोक और सीधी बात करूंगी। मुझे इस घर से हानिया के अब्बा का हिस्सा चाहिए। चचा ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अम्मा ने कहा, एक बात चूंकि आप जानते हैं कि हानिया मेडिकल पढ़ रही है, उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, इसीलिए मैं इसे लेकर कहीं और शिफ्ट होना चाहती हूँ। चचा ने कहा, लेकिन भाभी हानिया यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती है। अम्मा ने कहा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चचा ने कहा, आपने बात शुरू की है तो मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपके इल्म में ना हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अम्मा ने हैरान होकर चचा की तरफ देखा और कहा, ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं। चचा ने कहा, मैंने भाई साहब से उनकी जिंदगी में ही हानिया का हाथ अपने छोटे बेटे अशर के लिए मांग लिया था। तब से हानिया बेटी हमारी अमानत है। जहाँ मैं हैरान थी वहीं अम्मा भी हैरान रह गई। अम्मा ने कहा, मगर मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। जब मेरा शौहर ही नहीं रहा तो उसके रिश्तेदारों से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चचा ने कहा, भाभी ये मेरी भतीजी है और हानिया के बाबा की भी यही ख्वाहिश थी कि हानिया अशर की दुल्हन बने। मैं इसके बाप की जगह हूँ कभी अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और आपको घर से हिस्सा चाहिए, पर यह भी जान ले कि भाई साहब पहले ही इस घर का आधा हिस्सा हानिया के नाम करवा चुके थे। आप जैसे चाहे कर लें। अगर आपको रकम चाहिए तो वो भी जैसे तैसे करके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपका यहाँ ना रहने का फैसला मुझे हरगिज मंजूर नहीं। अम्मा ने कहा, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, आप मुझे रकम दे दें। उसके चंद दिन बाद ही अम्मा लड़ झगड़ कर मुझे वहां से लेकर नए घर में शिफ्ट हो गई। यहाँ आकर मैं बहुत उदास थी। मुझे अम्मा की समझ नहीं आती थी, वो इतनी सख्त दिल क्यों थी। अब अम्मा मुझ पर और भी ज्यादा सख्ती करती। दिन रात में मेहनत करती क्योंकि मुझे पागलों की डॉक्टर बनना था और डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। मैं सब कुछ भूल कर बस पढ़ाई पर तवज्जो दे रही थी। अम्मा अब लेट घर आती। मैंने उनसे सवाल जवाब करना छोड़ दिया था क्योंकि जब पहली दफा मैंने अम्मा से पूछा कि आप ऐसा क्या काम करती हैं जिसकी वजह से आपको रात गए घर लौटना पड़ता है, तो अम्मा ने कहा, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ वही करूंगी, इसलिए आज के बाद तुम अपने काम से काम रखना और दोबारा मुझसे इस तरह के सवाल करने की हिम्मत भी न करना। मैंने कहा, अब्बा तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो हमेशा आपको इज्जत दी, आपका ख्याल रखा, फिर आज आपका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। अम्मा ने कहा, हाँ तो मैंने कब गिला किया कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने कहा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती। अम्मा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई। हमें वो घर छोड़े 6 साल हो चुके थे। अम्मा ने उन सब से राब्ता खत्म कर दिया था। जब हम अब्बा के घर चचा लोगों के साथ थे तब अब्बा के जाने के बाद अम्मा काम से कई दफा घर पर लेट आती थी। मैं पागलों की डॉक्टर बन चुकी थी। वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी जो मुझे बिल्कुल चचा की बेटी निम्रा की तरह लगती थी। मैं हार्ट सर्जन बनना चाहती थी, पर अम्मा चाहती थी कि मैं पागलों की डॉक्टर बनूं और सबका मुफ्त इलाज करूं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और अम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर बन गई। जब मैं डॉक्टर बन गई तो माँ मुझसे खास दवाएं लेकर जाती। मैं उनसे पूछती तो कहती किसी की मदद करनी है, पर वो दवाएं तो किसी खास मकसद के लिए होती थी। कुछ दिनों से मेरी दोस्त अस्पताल नहीं आ रही थी। उसके घर पे मालूम किया तो पता चला कि उसने अपनी ट्रांसफर कहीं और करवा ली है, मगर मैं हैरान थी कि उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैं इसी परेशानी में थी क्योंकि मेरी दोस्त ने जाकर मुझसे राब्ता भी नहीं किया था। मुझे अम्मा पर शक हुआ तो एक दिन मैंने अम्मा को दवाएं बदल कर दी थी। अम्मा बहुत जल्दी में थी, पता नहीं अम्मा वो दवाएं किसको देकर और किसकी मदद कर रही थी। उसी रात 3 बजे घर का दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने चचा का बेटा ताहिर था। मैं इतने सालों बाद उनको देखकर हैरान हुई थी। मैंने कहा, भाई आप इतने सालों बाद। पर वो मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए एक मकान में ले गया। मैं हैरान थी और बार बार पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, और मेरा हाथ छोड़े। तो उन्होंने कहा, तुम्हें किसी की असलियत दिखानी है। तब एक औरत आगे बढ़ी जो पुलिस यूनिफॉर्म में थी। उसने सामने वाले कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखते ही रूह लरस गई क्योंकि सामने मेरी माँ कुछ लड़कियों को मार रही थी और जैसे ही एक लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारा तो वो मेरी जानिब गिरी थी। वो मेरी दोस्त थी जो मुझे अस्पताल में मिली थी। हमने साथ पढ़ाई की थी। अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और अम्मा को उन्होंने हिरासत में ले लिया था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ताहिर भाई से कहा, ये सब क्या है, पुलिस ने अम्मा को क्यों गिरफ्तार कर लिया और ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने बताया
कि हमारे मोहल्ले से कुछ लड़कियां अगवा हुई थीं। पुलिस बहुत अरसे से उस गैंग के पीछे थी, मगर हम ये नहीं जानते थे कि ताईजान इस सब में मुलविस है। मैं तो समझा था कि तुम अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानती होगी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई भयानक ख्वाब हो। मैंने अम्मा से कहा, ये सब क्या है और ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? ये लड़कियां कौन है? अम्मा ने मुझे धक्का दिया और कहा, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। मैंने कहा, जब तक मैं सब कुछ जान नहीं लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, जब मैं 18 साल की थी मेरे अपनों ने मुझे कोठे वालियों के हाथों बेच दिया था और एक भारी रकम वसूल कर ली थी। मुझे अपनों से नफरत हो चुकी थी। कोठे पर एक बाई थी जो कहती थी तुम बहुत खास हो, इसीलिए तुम्हारी कीमत भी अच्छी लूंगी, बल्कि बार बार लूंगी। अभी तुम कुछ दिन आराम करो, बहुत बड़ी पार्टी आ रही है कुछ दिनों में। मुझे वहशत होती उस जगह से, उन लोगों से। फिर एक दिन मैं वहां से भाग निकली और रास्ते में तुम्हारे अब्बा से टकरा गई। वो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया और मुझे इज्जत से अपने घर ले गए। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर की नफरत कभी खत्म ही नहीं हो सकी। कभी प्यार के बदले प्यार दे ही नहीं सकी। मुझे तो अपने वजूद से भी नफरत थी, पर मैं अपने शौहर की एहसानमंद थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा ये कदम एक दिन मेरी खुशियों को खा जाएगा। कोठे पर जो बाई थी जो सारा काम चला रही थी, उसने मुझे एक अमीर आदमी को बेचना था, क्योंकि वो अमीर आदमी कई दफा मेरे पास आया, लेकिन मैं उसे धक्के देकर निकाल देती थी। वो घटिया आदमी मुझे खरीद कर अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था, मगर उससे पहले ही मैं वहां से भाग निकली। पता नहीं कैसे इतने सालों बाद जब उन लोगों को मेरा पता चला कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने जमीन का बहाना बनाकर तुम्हारे अब्बा को खत्म कर दिया। और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि मैं उनके लिए काम करूं और खूबसूरत लड़कियां ढूंढकर किसी न किसी तरह उनको दूं। जब मैंने इनकार करना चाहा तो उन्होंने कहा, तुम तो भाग गई थी, पर तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, हमारा खसारा वही पूरा करेगी। मैं उन लोगों की मिन्नतें करने लगी और फिर मेरी मजबूरी मेरा जुर्म बन गया। गुजरते वक्त के साथ मैं इस दलदल में गढ़ती चली गई। उसके बाद अम्मा ने कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए दूसरों की बेटियों की इज्जत दांव पर लगाती रही। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मुझसे गुनाह हुआ है। जो दवाएं मैं तुमसे लाती थी वो कोठे वाली बाई मंगवाती थी, अपने घटिया मकसद को पूरा करने के लिए। मैंने कहा, अम्मा ऐसा कुछ था तो आप मुझे बता देती, चचा को बताती, इस तरह इन घटिया लोगों के खेल का हिस्सा तो न बनती। अम्मा ने कहा, मैं मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे अब्बा की इज्जत पर सवाल उठे, क्योंकि मेरे बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी बेटी को सारी उम्र ये ताने सुनने को मिलेंगे कि उसकी माँ कोठे वाली है। तुम सबकी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो जाती। इसीलिए मैंने वो घर छोड़ा था। मैंने रोते हुए कहा, जो काम आपने किया उस काम की तरफ जब आपने पहला कदम उठाया था, मेरे अब्बा की इज्जत तो उसी दिन आपने दागदार कर दी थी। काश आप उन मासूम लड़कियों के साथ ऐसा न करती। आप जानती हैं अब वो इस माशरे में कैसे जिएंगी। लोग तो एक शरीफ औरत का जीना हराम कर देते हैं, आप तो उनकी इज्जतें दाव पर लगाती रही। अम्मा ने कहा, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और हर सजा की मुस्तहिक हूँ। ताहिर भाई मुझे अपने साथ घर ले गए। चचा बीमार थे, मुझे देखकर रोने लगे। अम्मा ने हम पर कितना जुल्म किया था, मेरे अपनों से मुझे दूर कर दिया था। इतने मुखलिस रिश्तों को ठुकरा कर किस राह पर निकल पड़ी थी वो। ताहिर भाई ने कहा, अगर ताईजान हमें तब सब कुछ बता देती तो आज ये वक्त न देखना पड़ता। अम्मा को सजा सुनाई जा चुकी थी। जिन लोगों की वजह से अम्मा आज यहाँ तक पहुंची थी उनको भी पकड़ लिया गया था। बहुत सी बेगुनाह लड़कियां बाजियाब करवा ली गई थी। जिन्होंने इस जुल्म को बढ़ाया था वो अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, पर मेरी माँ जिंदा नहीं रह सकी थी। उनकी जेल के अंदर मौत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ की बात बहुत अकेली हो चुकी थी। जो भी था वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। पर वक्त कब किसके लिए रुकता है। मैंने जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा था। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। मैं चचा के पास थी। उन्होंने वो मोहल्ला और शहर छोड़ दिया था, क्योंकि लोगों की बातें सुनना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका था। हम वहां से हैदराबाद आकर रहने लगे। चचा और चची ने मेरी शादी अशर से कर दी। मैं चाहकर भी वो सब कुछ भूल नहीं पा रही थी। इंसान जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो इस कदर कैसे गिर जाते हैं कि दूसरे इंसानों की इज्जत रुस्वा करके रख देते हैं। अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं, इंसान जब उनसे निकल जाता है तो वो इंसान नहीं रहता जो दूसरों की इज्जतें उछालता फिरे। अशर ने मेरा बहुत साथ दिया था। उसके अल्फाज मुझे बहुत हौसला देते थे। मुखलिस होना सबसे पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं।
हो सकता है कि आपके कुछ अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।